बार फिर से स्वागत है आपका सर्वज्ञान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम लोग अर्धसूत्री विभाजन पढ़ रहे थे और अर्धसूत्री विभाजन का बेसिक मैंने आप लोगों को क्लियर किया था। मैंने कहा था कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो दो अवस्था में पूरा होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, दो चरण में उसको पूरा होना होता है। जो प्रथम चरण होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम का, मतलब मियोसिस फर्स्ट जो स्टार्ट होता है, उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, आधी होती है। और उसके बाद जब मियोसिस सेकंड शुरू होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, उसमें सेम समसूत्री विभाजन के जैसे ही होता है। यहां तक बात अपन ने क्लियर कर ली थी और फिर मैंने कहा था कि इसको अपन आगे चल के और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अपन उसके आगे अर्धसूत्री विभाजन के पार्ट 2 में हम लोग वापस से इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि किस प्रकार ये पूरा होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो है वो अर्धसूत्री विभाजन हमने कहा था दो चरण में पूरा होता है। तो देखो अर्धसूत्री विभाजन कितने चरण में पूरा हो रहा है, दो चरणों में ये पूरा होता है। एक तो होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। दो चरण में ये पूरा हुआ। अब आगे देखो, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम को हमने मियोसिस फर्स्ट बोला था, एम फर्स्ट, और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय को हमने एम सेकंड बोला था, मतलब मियोसिस सेकंड नाम दिया था। ठीक है, तो अभी मियोसिस सेकंड तो पूरा समसूत्री के जैसा है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसको तो हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हम उठाते हैं किसको, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम को या मियोसिस फर्स्ट को। और ये भी मैं बता चुका हूं कि मियोसिस फर्स्ट को भी पूरा होना है तो फिर दो चरण में पूरा करना पड़ेगा। एक तो केंद्रक विभाजन जिसको हमने बोला था, केंद्रक विभाजन जिसको हम बोला था कैरियोकाइनेसिस, और एक कोशिका द्रव विभाजन जिसको हमने बोला था साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस भी मैंने जब समसूत्री विभाजन पढ़ाया था तब मैंने कहा था साइटोकाइनेसिस सेम है, जहां भी बनेगा कोशिका पट्टिका का निर्माण होगा और खांच का निर्माण होगा। क्लियर, वो तो सेम चलेगा, उसको तो आप थोड़ी देर के लिए हटा ही दो। ठीक है, आपको फोकस करना है किस पर, केंद्रक विभाजन पर या कैरियोकाइनेसिस पर। ठीक है ना। तो हमने कहा था कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में केंद्रक विभाजन होता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस होता है, और इसी कैरियोकाइनेसिस को पूरा करने के लिए फिर 4 स्टेप गुजरनी पड़ेगी, प्रोफेज की, मेटाफेज की, एनाफेज की और टीलोफेज की। लेकिन ये फर्स्ट है, इसलिए प्रोफेज के आगे क्या लगा, फर्स्ट लगा है, मतलब प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो अभी हम इनको भी नहीं, हम पहले किसको उठाते हैं, प्रोफेज फर्स्ट को। और हमने कहा था कि अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट को भी 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी उप अवस्था में बांटा गया है, 5 उप अवस्था में बांटा गया है। 5 कौन कौन सी, एक तो थी लिप्टोटीन जिसको हमने तनुपट्ट कहा था, एक थी जाइगोटीन जिसको हमने युग्म पट्ट कहा था, और फिर एक पेकिटीन जिसको स्थूल पट्ट कहा था, फिर एक डिप्लोटीन जिसको हमने द्विपट्ट नाम दिया था, और है डाइकाइनेसिस जिसको हमने पारगति कम कहा था। और मैंने कहा था इसको शॉर्ट में कैसे याद रखोगे, LJPDD, मतलब लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। क्लियर हो गया। तो अब हम एक एक से स्टार्ट करते हैं कि इनमें क्या होता है, जैसे हमने समसूत्री में किया था। देखो पहले इसकी मेन बात, मैंने वही बात लिखी है यहाँ कि इससे संबंधित जो आपकी जेट या आईसीआर में जिस तरह के क्वेश्चन बनेंगे या जो चीजें ज्यादातर पूछी जाती है, जो मेन याद रखना है, बस वही बातें यहाँ नोट करिए और उतनी ही चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है। क्लियर हो गई बात। देखो कैसे, जैसे सबसे पहले जब हम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम स्टार्ट होता है और उसका कैरियोकाइनेसिस प्रारंभ होता है, और कैरियोकाइनेसिस में जैसे ही वो प्रोफेज फर्स्ट पे स्टार्ट होती है, तो प्रोफेज फर्स्ट भी अचानक तो पूरा होगा नहीं। प्रोफेज फर्स्ट में भी सबसे पहले कौन आएगी, लिप्टोटीन अवस्था। इस लिप्टोटीन अवस्था या तनुपट्ट अवस्था में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या रहते हैं, क्रोमेटीन रहते हैं, वो क्रोमेटीन सबसे पहले क्या होंगे, अकुंडलित होंगे। पहले तो कुंडलित रहते हैं, क्रोमेटिन जाल बना हुआ रहता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। गुणसूत्र केंद्रक के अंदर गुणसूत्र हैं, वो गुणसूत्र क्रोमेटिन के रूप में रहते हैं। जो जाल के रूप में फैला होता है वो क्रोमेटिन क्या होंगे, थोड़े से स्पष्ट होने लगेंगे और क्या होंगे, लंबे मनकेदार धागे जैसे दिखने लगेंगे। वो जो क्रोमेटिन धागे होते हैं ना, जाल, वो लंबे मनकेदार, मनके मतलब होता है मोती, गांठ के जैसे, जो कि मैं गुणसूत्र की संरचना पे समझा चुका हूं कि वहां मोती के समान संरचना क्रोमोमियर कहलाती है। जो बटन या गांठ के जैसी रचना बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। ये हम गुणसूत्र की संरचना में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना।
तो याद रखना, जो लिप्टोटीन अवस्था होती है इसमें जो केंद्रक के अंदर उपस्थित जो क्रोमेटिन है वो धागे लंबे और मनकेदार धागे जैसी रचना दिखाई देने लगती है। इन मनकेदार रचना को हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियर कहते हैं। समझ में आ रही? ये लिप्टोटीन का बेस्ट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर याद रखना है, ठीक है, कि क्रोमोमियर स्पष्ट किस अवस्था में होते हैं? तो लिप्टोटीन अवस्था में होते हैं। मतलब अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रोमोमियर दिखाई देते हैं या क्रोमोमियर स्पष्ट होते हैं? तो लिप्टोटीन या तनुपट्ट अवस्था में वो स्पष्ट होते हैं। ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि लंबे मनकेदार धागे जैसी रचना दिखती है और इन मनकों को हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियर कहते हैं। क्लियर हो गई बात? देखो कैसे, ये लिप्टोटीन अवस्था का फोटो है, ठीक है, इसमें ये केंद्रक है, ये अंदर केंद्रिका है। इस केंद्रिका में ये जो गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र धागे जैसे लंबे लंबे स्पष्ट सेट किए हुए हैं और इसके ऊपर ये मनके जैसी रचना दिखाई देती है। इन मनकों को हम क्या कहते हैं? क्रोमोमियर कहते हैं। अब इसके जस्ट इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। फिर इसके जस्ट बाद में अगली बहुत छोटी छोटी फटाफट क्लियर होती जाती है। अब उसके बाद लिप्टोटीन अवस्था जैसे होगी, उसके बाद हमारी अगली अवस्था चालू होगी, वो होती है जाइगोटीन अवस्था। इस जाइगोटीन या युग्मपट्ट अवस्था में पता है क्या होता है? समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। ये इसका बेस्ट कैरेक्टर है, ठीक है। जाइगोटीन अवस्था या युग्मपट्ट अवस्था में क्या होता है? समजात गुणसूत्र के क्या बनने शुरू हो जाते हैं? जोड़े बनने शुरू हो जाते हैं। इन जोड़ों को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं। ये साइनेप्सिस वर्ड याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, कि समजात गुणसूत्रों के जोड़ों को क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्या होता है? जाइगोटीन अवस्था युग्मपट्ट अवस्था में क्या होता है? समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं। अब आपको यहां बात समझनी है, समजात गुणसूत्र कैसे? जैसे हमने तो यहाँ पे छोटे से गुणसूत्र से हमने एक्सप्लेन कर रखा है। समजात गुणसूत्र का मतलब होता है कि समान कैरेक्टर वाले, एक जैसे कैरेक्टर वाले गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। एक जैसे कैरेक्टर मतलब जैसे लंबाई का कैरेक्टर हो गया, ठीक है, लंबाई का कैरेक्टर, लंबाई मतलब साइज का कैरेक्टर, सिर्फ लंबाई को मत देखो, साइज का कैरेक्टर, रंग का, किसी कलर का कैरेक्टर हो गया, किसी विशेष गुण को रखने वाला जो गुणसूत्र होता है ना, वो अपने अपने कैरेक्टर के पास। जैसे कि आप लोगों ने अगर जेनेटिक्स में थोड़ी बहुत चीजें अगर पढ़ रखी हो तो उसमें अपन बोलते हैं कि एक तो कैपिटल, यहाँ पे देखते हैं, अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी से हम लोग शो करते हैं तो ये कैरेक्टर तो एक ही है ना, साइज का कैरेक्टर। बस एक कैरेक्टर लंबा है, एक कैरेक्टर कैसा है? बोना, पर है तो कैरेक्टर सेम ना। तो इसे बोलते हैं कि समान जात, समजात गुणसूत्र, क्योंकि कैरेक्टर तो दोनों के वही है ना। साइज, मेन कैरेक्टर क्या है इनका? साइज। वो बात अलग है कि कोई लंबा है कोई बोना है, ठीक है, या दोनों लंबे हैं या दोनों बोने हैं, समझ में? तो कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। बस हम लोगों को याद रखना है कि समान जात के, समान कैरेक्टर के जो गुणसूत्र होंगे वो क्या आ जाएंगे? पास में, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होता है? कहानी यही होती है कि जाइगोटीन अवस्था जो आती है इसमें समान जात, सेम कैरेक्टर के जो क्रोमोसोम होंगे, समजात गुणसूत्र के क्या बनने चालू हो जाएंगे? जोड़े। तो जैसे कैरेक्टर धागे के रूप में दिखने लगता है, फिर कुछ अवस्था बाद जब जाइगोटीन पोजीशन आती है तब एक जैसे कैरेक्टर वाले क्रोमोसोम किसके पास आ जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। जैसे देखो, ये सेंट्रोमियर एक ही है, इस सेंट्रोमियर में एक गुणसूत्र ये, दूसरा गुणसूत्र ये, तो एक क्रोमोसोम फिर दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के कहा जाते हैं? पास में जाते हैं। तो ये समान समान कैरेक्टर के वाले पास में आते हैं। जैसे हो सकता है ये साइज का कैरेक्टर हो, या हो सकता है कलर का कैरेक्टर हो, या किसी और चीज का कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है ना, किसी विशेष गुण का कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी। तो ऐसे समान समान कैरेक्टर वाले बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं ना, अलग अलग कैरेक्टर वाले क्रोमोसोम होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर के गुणसूत्र होते हैं। तो सभी कैरेक्टर के जो गुणसूत्र होंगे वो सभी समान समान जात वाले कैरेक्टर्स के साथ में अपने अपने कैरेक्टर वाले गुणसूत्र के साथ में क्या बना देते हैं? जोड़ा। तो ये जोड़ा बनाने वाली कैरेक्टर किस में आया? कौन सी अवस्था में? जाइगोटीन अवस्था में के अंदर आया। तो लिप्टोटीन अवस्था में तो क्या होगा? सिर्फ मनकेदार धागे दिखने लगेंगे जिनको हम क्रोमोमियर बोलेंगे, बस, ठीक है ना। मतलब जो धागे रहेंगे ना क्रोमेटिन के, ये मनके जैसे दिखने लगेंगे, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? लिप्टोटीन या क्रोमोमियर बोल देंगे। लिप्टोटीन कंप्लीट होगी। फिर जाइगोटीन जब आएगी, युग्मपट्ट, तब क्या होगा कि अपने जैसे कैरेक्टर वाले गुणसूत्र अपना कैरेक्टर ढूंढकर उसके साथ में क्या बना लेते हैं? जोड़ा बना लेते हैं। इसने इसका कैरेक्टर देखा तो ये साथ में जोड़ा बना लिया, फिर इसने इसका कैरेक्टर देखा, इसने साथ में जोड़ा बना लिया। ऐसे सेम कैरेक्टर के क्या बन जाते हैं? जोड़े बन जाते हैं।
ये आपकी कौन सी अवस्था कंप्लीट हो गई? जाइगोटी। बहुत छोटी स्टेप में कंप्लीट करना है, ज्यादा डीप में जाना नहीं है अपने। फिर कौन हो गया? पेकिटीन अवस्था, जिसे स्थूल पट्ट बोलते हैं। इसमें पता है क्या होता है? एक जो जोड़े बने हुए हैं ना, कि जोड़े बने हुए गुणसूत्र हैं, ये क्या करते हैं, एक स्थान पर चार भुजा दिखाई देने लगती है। एक ही स्थान पर कितनी भुजा? चार भुजा, मतलब सब एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं। देखो, एक, दो, तीन, चार, एक ही स्थान पर आकर ये क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। एक स्थान पर चार भुजा नजर आने लग जाती है, जिसे हम टेट्रॉड या बाइवेलेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राड या बाइवेलेंट। टेट्राड का मतलब, टेट्रा मतलब कितना होता है? चार। तो एक स्थान पर कितनी भुजा नजर आती है? चार भुजा नजर आती है, जिसे टेट्राड या क्या बोलते हैं? बाइवेलेंट कहते हैं। ये चार भुजा आपस में क्यों आती है पता है? आपस में क्या करने? खंडों का आदान प्रदान। मतलब इनके अंदर ये क्या है? गुणसूत्र जो है एक तरीके से डीएनए कैरेक्टर ही है। तो इनके अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, जो गुण होते हैं, उन जीनों का ये आपस में क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं। कुछ जीन इसके उसमें जाएंगे, उस जीन उसके जीन किसमें आएंगे? इसमें। तो ये क्या करते हैं? जब आपस में क्या करते हैं, ये दो अलग थे, ये दो अलग थे, समजात के जोड़े बन गए थे पहले। फिर ये जोड़े क्या आएंगे? पास में। ये जोड़े जब पास में आएंगे तो चारों एक साथ नजर आएंगे। ठीक है, चार चार के ग्रुप में, चार चार के ग्रुप में सब ऐड हो जाएंगे। तो ये चार चार के ग्रुप में जब ऐड होंगे ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्या नाम देंगे? टेट्राड या बाइवेलेंट नाम देंगे। क्या नाम देंगे? टेट्राड या बाइवेलेंट नाम देंगे। तो ये टेट्राड और बाइवेलेंट जो होंगे ना, ये क्या करेंगे? एक दूसरे में जीनों का आदान प्रदान करेंगे। एक दूसरे में जीनों का क्या, कुछ जीन इसमें से इसमें आएंगे, इसमें से इसमें चले जाएंगे, कुछ जीन ऐसे ही इसके अंदर, सबके अंदर होगा। इसमें क्या होगा? इन जीनों का सभी गुणसूत्रों में क्या होगा? आदान प्रदान होगा। इसलिए इसे जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। क्लियर हो गया? तो आप याद रखो, पेकिटीन या स्थूल पट्ट अवस्था में क्या होता है? इसमें गुणसूत्र चार के ग्रुप में सेट हो जाते हैं। या फिर इसको क्या याद रखोगे आप, कि आपसे पूछा जाएगा कि टेट्राड या बाइवेलेंट कहां बनते हैं, तो आप क्या बोलोगे? पेकिटीन अवस्था में। टेट्राड या बाइवेलेंट कहां बनते हैं? पेकिटीन अवस्था में। टेट्राड या बाइवेलेंट होता क्या है? यहां पर क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र होके जुड़े होते हैं, वो समजात गुणसूत्र के जोड़े आपस में क्या आ जाते हैं? पास में। और एक ही स्थान पर कितने गुणसूत्र नजर आते हैं? चार गुणसूत्र नजर आते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेट्राड या बाइवेलेंट कहते हैं। ये पास में क्यों आते हैं? ये पास में इसलिए आते हैं क्योंकि इनमें कुछ खंडों का, कुछ जीनों का आदान प्रदान हो सके, मतलब जीनों का विनिमय हो सके। इसलिए यहां पर जीन विनिमय होता है। क्या होता है? जीन विनिमय, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्रॉसिंग ओवर किस अर्धसूत्री विभाजन में, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो याद रखना है आपको, स्थूल पट्ट अवस्था में या पेकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। हो गया क्रॉसिंग ओवर? मतलब ये क्यों आता पता है? पहले धागे दिखे, धागे के रूप में मन के नजर आने लगे तो क्रोमोमेर स्पष्ट हुए। फिर ये क्या करेंगे? अपने समान के कैरेक्टर को, गुणसूत्र को इसमें से ढूंढेंगे, अपने जैसे कैरेक्टर वाले गुणसूत्र को ढूंढेंगे। फिर ढूंढकर उसके साथ में क्या बना लेंगे? जोड़ा बना लेंगे, जिसे हम साइनेप्सिस बोल देंगे। फिर ये जोड़े क्या करेंगे? आपस में पास में आएंगे, ताकि कुछ और चीजें, हो सकता है इसके पास कुछ हो जो इसको दे दे, हो सकता है इसके पास कुछ हो जो इसको दे दे। तो ये क्या करेंगे? आपस में समजात गुणसूत्रों के जो जोड़े होंगे, वो आपस में चारों एक साथ आके क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो जिसे हम टेट्राड या क्या बोल देंगे? बाइवेलेंट बोल देंगे। और ये क्या करेंगे? एक दूसरे में जीनों का क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे, जिसे हम जीन विनिमय बोलेंगे या क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। अब आदान प्रदान हो गया, अब क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? अलग अलग। ये अलग चल जाएगा जोड़ा, और ये जोड़ा कहां चला जाएगा? अलग। तो यहां पे देखते हैं, पेकिटीन कंप्लीट हुआ, स्थूल पट्ट। ठीक, उसके बाद आता है डिप्लोटीन या द्विपट्ट अवस्था। एक डिप्लोटीन अवस्था में क्या होगा? विकर्षण। बात अभी समझ गए? विकर्षण मतलब जो जोड़े आए थे आपस में चिपक रहे थे, और चिपक कर जीनों का विनिमय कर रहे थे, वो वापस एक दूसरे से क्या होंगे? अलग। विकर्षण होना क्या हो जाएगा? प्रारंभ। तो ये जीन आपस में भी अंदर थे, अभी धीरे धीरे थोड़े थोड़े लगे हुए हैं, ये जीनों का आदान प्रदान कर दिए, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? विकर्षित हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अभी वापस क्या जा रहे हैं? दूर। अभी अंदर घुस गए थे पूरे ये, ठीक है, अब ये क्या होंगे? यहां से दूर हट रहे हैं। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, दूर तो हट गए, लेकिन इस गुणसूत्र के कुछ खंड इस पे चिपके हुए नजर आ रहे हैं,
और इस गुणसूत्र के इस पर ऐसे क्या होंगे, इन सभी गुणसूत्रों में एक दूसरे के खंड एक दूसरे के ऊपर कहीं कहीं पर चिपके हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस गुणसूत्र ने कुछ खंड किसमें दे दिए, इसमें दे दिए, और इसके कुछ खंड किसमें चले गए, इसमें चले गए। क्योंकि ये बात तो हम पहले भी क्लियर कर रहे हैं ना कि भाई यहां पर ये एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, टेट्राड जब बनते हैं तब इनमें जीनों का विनिमय होता है। तो विनिमय हुआ है तो सीधी सी बात है, एक क्रोमोसोम के कुछ जीन जो है वो दूसरे में गए होंगे और दूसरे के जीन वापस पहले में गए होंगे। तो जीनों का क्या हुआ होगा, आदान प्रदान हुआ होगा। तो देखो डिप्लोटीन अवस्था है, द्विपट्ट में क्या होता है, पहले तो मेन कैरेक्टर, इसमें गुणसूत्रों का क्या होता है, विकर्षण होता है। लेकिन कुछ स्थान पर क्रॉस, कुछ स्थान पर क्या दिखाई देता है, क्रॉस दिखाई देता है, जो कि क्या कहलाता है, काइजमेटा कहलाता है। जो क्या कहलाता है, काइजमेटा। ये काइजमेटा क्या है, काइजमेटा का मतलब होता है कि कुछ कुछ स्थान पर ऐसा दिखता है कि इसके जीन इसके पास अभी भी मौजूद है और इसके जीन भी इसके पास कहीं ना कहीं क्या है, मौजूद है। मतलब ये जो आपस में क्रॉस हुए थे ना, तो क्रॉस होने पर इनके जीनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया, जिसे हम क्या बोलेंगे, काइजमेटा। और ये काइजमेटा ही इस बात का सूचक है कि इनमें क्या हो चुका है, जीन विनिमय हो चुका है। तो ये काइजमेटा जीन विनिमय का क्या है, सूचक है। बात क्लियर हो गई। ये भी स्टार क्वेश्चन है, दो बात अच्छे से याद रखना है। जीन विनिमय किस अवस्था में होता है, तो पेकिटीन या स्थूल पट्ट अवस्था में। दूसरी बात आपको क्या रखनी, काइजमेटा का निर्माण कहां होता है, काइजमेटा का निर्माण डिप्लोटीन या द्विपट्ट अवस्था में होता है। फिर आपसे पूछे काइजमेटा करता क्या है, तो काइजमेटा जीन विनिमय का सूचक होता है। जीन विनिमय का क्या होता है, सूचक होता है। उसके बाद लास्ट अवस्था अपने पास आती है डाइकाइनेसिस। ये समझ लो, आपने अगर समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अच्छे से पढ़ी है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, अगर समसूत्री विभाजन की प्रोफेज आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो जो उसमें प्रोफेज में होता है वही सब डाइकाइनेसिस में होता है। मतलब रियलिटी में जो प्रोफेज हमने पढ़ी थी ना, वो अब जाके चालू हुई डाइकाइनेसिस में। कुछ नहीं, केंद्रक कला केंद्रिका क्या हो जाती है, विलुप्त होने लगती है, और जंतु कोशिका अगर है तो सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं, और वही तर्कु तंतु वगैरह जो है वो बनना चालू हो जाते हैं। वही अवस्था अब जाके यहाँ पर स्टार्ट होती है डाइकाइनेसिस में या पारगति क्रम में। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से अपन इस सारी चीज को समझते हैं इसके माध्यम से। देखो क्या होता है, हमने सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट में बोला लेप्टोटीन अवस्था। लेप्टोटीन में कुछ नहीं होता, जो केंद्रक में गुणसूत्र रखे हुए हैं वो गुणसूत्र धागे के रूप में, लंबे धागे के रूप में दिखते हैं, और कहीं कहीं पर इनमें मनके नजर आते हैं। ये मनके क्या होते हैं, क्रोमोमियर कहलाते हैं। ये मनके क्या कहलाते हैं, क्रोमोमियर कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लेप्टोटीन अवस्था में क्रोमोमियर स्पष्ट हो जाते हैं। फिर क्या होते हैं, जब ये दिखने लगे ना, तो ये अपने ही कैरेक्टर के गुणसूत्र को ढूंढेंगे, और जब इन्हें मिल जाएगा तो उनके साथ जोड़ा बना लेंगे। तो ये अवस्था किसमें आती है, जाइगोटीन अवस्था में। कौन सी अवस्था में, जाइगोटीन अवस्था में। तो जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। मतलब अपने जैसे कैरेक्टर के गुणसूत्रों के साथ क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो ये समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, मतलब साइनेप्सिस, मतलब साइनेप्सिस होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस कहना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब साइनेप्सिस बन जाता है तब ये क्या होता है, अब ये एक दूसरे के पास में आते हैं, और चारों के चारों एक दूसरे के पास आके क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और क्रॉस बना लेते हैं। दोनों चारों के चारों आपस में क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। तो ये जो क्रॉस करते हैं, पता है क्यों, क्योंकि इस क्रिया में हमने क्या कहा था कि चारों एक साथ आ जाते हैं, तो पहले तो ये क्या बनाते हैं, टेट्रोड बनाते हैं, या इसे बाइवेलेंट बोलते हैं। क्योंकि दोनों अपने हिसाब से अपने कहते हैं कि चारों के चारों गुणसूत्र आपस में पास में जाते हैं, लेकिन इसकी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये टेट्राड बनाते हैं या बाइवेलेंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इन्हें जीन विनिमय करना है, इन्हें क्रॉसिंग ओवर करना है, इनके जीनों के खंडों का आदान प्रदान करना है दोनों को, मतलब इन चारों को। ठीक है ना, जब ये आदान प्रदान कर लेंगे तो हो गया काम। अब ये वापस यहाँ से क्या होंगे, अलग अलग। तो जब अलग अलग होंगे तब हमारे पास अगली अवस्था चालू होगी, डिप्लोटीन अवस्था, जिसमें इनमें वापस से क्या स्टार्ट हो जाएगा, विकर्षण। लेकिन विकर्षण होने पर हम क्या देखते हैं कि कुछ खंड इसके पास है, इसके पास है। मतलब इनमें कहीं भी कहीं न कहीं जीन विनिमय के कुछ खंड इधर उधर नजर आते हैं। मतलब डिप्लोटीन अवस्था में क्या होगा,
कुछ स्थान पर कहीं न कहीं क्रॉस किया हुआ अभी भी नजर आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, काइज मेटा कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, काइज मेटा कहते हैं। और इसी काइज मेटा को हम क्या बोलते हैं, जीन विनिमय का सूचक। क्लियर हो गई बात। और फिर लास्ट में डाइकाइनेसिस आ जाता है। तो डाइकाइनेसिस क्या है, वैसे ही जो प्रोफेज में होता है। डाइकाइनेसिस अवस्था में क्या होता है, केंद्रक कला केंद्रिका विलुप्त होने लगती है और सेंट्रियोल जो होता है वो विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगता है। अब देखो सब जगह पर केंद्रिका नजर आ रही थी, इस अवस्था में केंद्रिका क्या हो गई, विलुप्त। ये जो केंद्रक की जो कला है, सुना, केंद्रिका तो विलुप्त हो गई यहाँ के डाइकाइनेसिस में, और जो केंद्रक की कला है वो केंद्रिक कला भी यहाँ पर क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाती है। और इसके बाद की जो प्रोसेस अब आएगी वो डायरेक्ट अपनी क्या चालू हो जाएगी, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज, ये स्टेप बाय स्टेप चालू हो जाएगी। इनमें क्या होता है, इनमें वापस वही प्रोसेस जो कि समसूत्र में पढ़ी आपने। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, सेंट्रियोल तो यहाँ पर चला ही गया है, तो ये सेंट्रियोल क्या करेगा, वापस से वही समसूत्र की तरह तर्कु तंतु का निर्माण करना क्या करेगा, स्टार्ट। फिर वो तर्कु तंतु क्या करेंगे, इससे आकर जुड़ जाएंगे, वही वाली बात। और मेटाफेज प्लेट मध्य में आकर ये क्या हो जाएंगे, गुणसूत्र इकट्ठा हो जाएंगे और वापस से मेटाफेज प्लेट का क्या कर देंगे, निर्माण। ये मेटाफेज फर्स्ट है, क्लियर हो गई। वापस अब सब पहले जैसा चालू हो जाएगा। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, तर्कु तंतु अच्छे से क्या करेंगे, उनको बांध लेंगे गुणसूत्र को और पकड़ के दोनों तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे, ठीक है। और दोनों ध्रुवों की तरफ गुणसूत्र क्या करने लग जाएंगे, आधे आधे गुणसूत्र जाने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये एनाफेज फर्स्ट क्लियर हो गई। टीलोफेज में ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे, केंद्रक कला केंद्रिका वापस आने लग जाएगी। समझ में आई कि नहीं बात, बस ये प्रोसेस वापस से क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। और टीलोफेज फर्स्ट के बाद वापस से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस के अंदर वापस से वही कोशिका द्रव का विभाजन होगा और दो कोशिका का निर्माण होगा, लेकिन वो दो कोशिका कैसी रहेगी, अगुणित, क्योंकि गुणसूत्र इस अवस्था में क्या हो चुके हैं, आधे हो गए हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र क्या हो गए हैं, आधे। तो बात समझ में आई, यहां तक तो हो ही गया, ठीक है। यहां तक कैसे, डाइकाइनेसिस में केंद्रक कला केंद्रिका गई, उसके बाद वापस मेटाफेज आया। मेटाफेज में क्या हुआ, गुणसूत्र मध्य में, जैसे समसूत्र में गुणसूत्र मध्य में आकर जमा हो जाते हैं, और गुणसूत्र जब मध्य में आकर जमा होते हैं और इससे जो तर्कु तंतु बनना चालू होते हैं, ये तर्कु तंतु इसमें से जो निकलेंगे वो तर्कु तंतु इनको क्या कर लेंगे, बांध लेंगे, और बांध कर मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज है इसलिए मेटाफेज प्लेट का निर्माण इसमें हो जाएगा। फिर एनाफेज में जैसे समसूत्र में हुआ था, तर्कु तंतु दोनों ध्रुवों की तरफ इनको गुणसूत्रों को पकड़ के क्या करेंगे, खींचेंगे, तो गुणसूत्र क्या करेंगे, विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लग जाएंगे, ठीक है। और टीलोफेज में क्या होगा, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ जा रहे थे तो वहां जाकर क्या कर जाएंगे, वापस पहुंच जाएंगे, और पहुंचकर क्या करेंगे, वापस से जो केंद्रक कला और जो केंद्रिका जो विलुप्त हुई है ना, वो वापस आना क्या हो जाएगी, स्टार्ट, और दो केंद्रक बनकर क्या हो जाएंगे, तैयार। लेकिन वो दो केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या कैसी रहेगी, आधी आधी। समझ में आई बात। और उसके बाद वापस से शुरू होती है अपने पास केंद्रक विभाजन के बाद बी वाला ऑप्शन चालू हो जाता है, साइटोकाइनेसिस, जिसमें वापस वही पट्टिका और खांच बनेगी और क्या चालू हो जाएगी, दो कोशिका बन जाएगी, और दोनों कैसी रहेगी, दोनों कैसी रहेगी, अगुणित रहेगी। और उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, जो कि सेम कैसा है, जाके वापस अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के नाम से समसूत्री विभाजन का वीडियो देख लेना, एग्जैक्टली समसूत्री विभाजन वैसा का वैसा चालू हो जाएगा वापस से। तो दो तो यहाँ पे बन जाएगी टीलोफेज के बाद में, और दो दो कहां बन जाएगी, अर्ध समसूत्री विभाजन जो होगा उसमें। तो दो यहाँ की, दो यहाँ की, कुल मिला के कितनी कोशिका तैयार हो जाएगी, 4। तो इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में कितनी कोशिका तैयार होती है, 4, ठीक है। मुझे लगता है कि सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।